नमस्कार। मैं हूं राजेंद्र देव। 69,000 शिक्षक भर्ती लगातार विवादों में रही, अनेक अनेक कारणों से, और अभी भी इस वक्त देश की सबसे बड़ी अदालत में है। आज इस मामले में तारीख थी, और इस तारीख के बाद जो खबर मुझे मिल रही है कि फिर से एक नई तारीख मिली है। सुप्रीम कोर्ट में 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला पिछले अगस्त में हाईकोर्ट के फैसले के बाद पहुंचा है, और जिन लोगों को हाईकोर्ट के फैसले से एतराज था वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को स्टे कर दिया है, और उसके बाद से, उस स्टे ऑर्डर के बाद से सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अभी कोई सुनवाई नहीं की। लगातार तारीख पर तारीख पड़ी है। तो आज की चर्चा में हम समझना चाहेंगे कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट क्यों पहुंचा, कौन लोग इसको लेकर गए, और वो चाहते क्या है, और तारीख पर तारीख पड़ने की वजह क्या है। क्या कोई पक्ष ऐसा भी है जो कोर्ट में इसके जल्द फैसले को लेकर तत्पर नहीं है, पीछे हट रहा है, या कहीं कोई और है, कोई और फैक्टर है जिसकी वजह से ये मामला जल्द डिसाइड नहीं हो पा रहा है सुप्रीम कोर्ट में। हमारे साथ धर्मेंद्र मिश्रा हैं जो कि इस मामले में अभ्यर्थी हैं। स्वागत है आपका धर्मेंद्र। मुझे बताइए कि आपकी पोजीशन, आपका, नमस्कार, आपका पोजीशन क्या है इस पूरे केस में जो अभी मामला सुप्रीम कोर्ट में, उसमें आपकी भूमिका क्या है और आप क्या चाहते हैं? सर, हम लोग सिंगल बेंच से इस मामले को लड़ रहे हैं, और सिंगल बेंच ने हमारे पक्ष में फैसला देते हुए जो 6800 सीटें दी थी सरकार ने, उसको क्वेश कर दिया था। माननीय डबल बेंच में काफी लंबी सुनवाई हुई, और उस सुनवाई में अब हम माननीय किसी को कुछ कह नहीं सकते हैं, लेकिन उस मामले में लगभग 120 दिनों के बाद में आर्डर जो आया, उसमें सिंगल बेंच के आर्डर को मॉडिफाई करने के लिए बोल दिया। अभी सर ये नहीं क्लियर है कि नुकसान किसका हो रहा है, किसका फायदा हो रहा है, लेकिन हम सुप्रीम कोर्ट में इसलिए गए हुए हैं कि जहां पे क्वालिटी एजुकेशन की बात होती है, तो क्वालिटी एजुकेशन में हम चाहते हैं कि 50% सीटें रिजर्व रहती हैं और 50% सीटें अनरिजर्व रहे, वहां पर ओनली मेरिटोरियस कैंडिडेट ही सिलेक्ट हो पाए। ठीक है, हम सर सबकी लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे साथ ओबीसी भी हैं, एससी भी हैं, ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कहीं भी किसी भी स्थिति में उन्होंने रिलैक्स नहीं लिया है। ठीक है सर, तो हम लोग वहां पे सुप्रीम कोर्ट में गए, और माननीय सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तत्कालीन, उन्होंने कहा कि कैसे कोई रिलैक्स लेकर अनरिजर्व में जा सकता है। इसलिए उन्होंने उसको, मतलब जो डबल बेंच का आदेश था, उस पर उन्होंने रोक लगाई, और तब से सुनवाई अभी पेंडिंग में है। लेकिन जो लोग वहां पर धर्मेंद्र गए वो आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी थे, जिन्होंने सबसे पहले इस सारी भर्ती को चैलेंज किया है। और उन आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों का धर्मेंद्र ये कहना है कि हमको रिजर्वेशन उस तरीके से नहीं मिला जो संविधान से हमें अधिकार है, ऐसा उनका तर्क था। अब आप कह रहे हैं कि हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने, अच्छा, इसी के बाद में सरकार ने 6800 भर्तियों की एक गलती मानी भी थी। 2022 के विधानसभा चुनाव के आसपास की बात है। उसके बाद एक लिस्ट भी आई, आप उसके बाद बता रहे हैं हाईकोर्ट की सिंगल बेंच में ये कहा गया कि नहीं, और डबल बेंच ने पूरी की पूरी भर्ती को जो है वो रद्द किया और नई भर्ती की मांग की है, पूरी लिस्ट बनाने की बात। जी, पूरी लिस्ट बनाने की। मुझे आप ये बताइए कि आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों की मांग से आप कहां पर असहमत हैं? सर, आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी बोलते हैं कि हमारी 19,000 सीटों का घोटाला हुआ है, जो कि काफी हास्यास्पद मुझे लगता है। टोटल 69,000 भर्ती थी। अच्छा, 69,000 भर्ती में जब टेट का एग्जाम हुआ सर, तो लगभग 4,20,000 के आसपास स्टूडेंट पास हुए। टेट का एग्जाम हुआ, टेट में इन्हें 5 अंकों का रिलैक्स मिल गया, यानी कि धर्मेंद्र मिश्रा 89 नंबर, अगर 89 नंबर पाता है तो वो एटीआरई एग्जाम नहीं दे पाएगा। लेकिन अगर कोई धर्मेंद्र पटेल है, वो 82 नंबर पाता है तो वो आगे जाएगा। इस तरीके से पता नहीं कितने अनरिजर्व कैंडिडेट को रोका गया वहां पे। उसके बाद में एटीआरई परीक्षा हुई। एटीआरई परीक्षा में
सीधा सीधा उनका 7 नंबर कम कर दिया जाए। हमें पासिंग मार्क हमारा 97 होना चाहिए, मतलब पास होने के लिए हमें 97 चाहिए और उन्हें 90 चाहिए। अब वो बोलते हैं कि हम, अब वहां पे भी उनका फायदा हुआ। यदि जो शिक्षा मित्र हमारे भाई हैं वो अगर 90 नंबर को टच करते हैं तो उन्हें 25 अंक का भारांक भी मिला और वो सारे अनरिजर्व सीटों पर आ गए। मतलब जितने लोगों का मेरिट ज्यादा था वो सारे लोग अनरिजर्व सीटों पर आए। इस तरीके से हमारा नुकसान हुआ। माननीय सुप्रीम कोर्ट के कई सारे आर्डर्स हैं, प्रदीप कुमार और दीपा ईबी, जिसमें साफ साफ ओवरलैपिंग को रोकने की बात कही गई है। और सर इस ओवरलैपिंग की वजह से जो लोग बोलते हैं हमारी 19,000 सीटों का नुकसान हुआ है, टोटल 20,301 जनरल सेलेक्ट हुआ है 69,000 भर्ती में। सुनिएगा सर, मैं आंकड़ों को बता रहा हूं जो सरकार ने अभी रिसेंटली जो आंकड़े माननीय योगी जी ने सदन में रखे हैं, उसमें से 12 टोटल 20,301 जनरल सेलेक्ट हुआ और बाकी सारे आरक्षित वर्ग के लड़के सेलेक्ट हुए। यानी कि लगभग 73-74% आरक्षित वर्ग के बच्चे ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं इस भर्ती में। अच्छा, आप कह रहे हैं धर्मेंद्र कि आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी 73-74% सिलेक्ट हुए हैं? जी, आप आंकड़ा निकाल के देख लीजिए। 73+% आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी सिलेक्ट हुए हैं। ओनली इसके बाद भी आप ये कह रहे हैं कि इन 73-74% पूरी बात सुन लीजिए सर, एक मिनट। 20,301 अभ्यर्थी जनरल सिलेक्ट होता है, उसमें से लगभग 7,200 से अधिक अभ्यर्थी जनरल में ऐसे अभ्यर्थी थे जो एक्स आर्मी थे, जो मतलब किसी तरीके से हैंडीकैप थे, वो भी रिजर्वेशन में सेलेक्ट हुए हैं। मतलब जनरल के यहां, मैं जनरल की सीट ये ब्राह्मणों ठाकुरों की सीट नहीं है सर। जनरल का मतलब होता है ओपन फील्ड रहती है सर, ओपन कंपटीशन वहां पे होना चाहिए, वो सबके लिए है जनरल। इस भर्ती में हमारा कहने का मतलब है कि अगर किसी ने कहीं भी रिलैक्स लिया, टेट या ITRE में रिलैक्स लिया है, रिलैक्स लेकर वो अपने ही कैटेगरी में जाएंगे, अनरिजर्व में नहीं आने पाएंगे। मैं समझ गया आपकी बात। उनका तर्क यह है आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों का कि जो उत्तर प्रदेश की आरक्षण नियमावली है उसका उल्लंघन हुआ है इस भर्ती में। उनका बड़ा और प्रमुख तर्क यह है। दूसरा, बैकवर्ड कमीशन ने उनके इस लॉजिक को सही माना और उसके बाद ही गवर्नमेंट ने 6800 की जो है लिस्ट जारी की चुनाव के आसपास, पिछले विधानसभा चुनाव के। इस पर आपका क्या कहना है? सर, जो उत्तर प्रदेश आरक्षण अधिनियम जो बोलते हैं 1994 की नियमावली है, वो 1994 की नियमावली कहती है कि 50% अनरिजर्व रहेगा, 27% OBC, 21% SC और 2% ST। सर इस भर्ती में वो सारे आप एक ही जगह लोगे ना, जब फाइनल मेरिट बनेगी तो वहीं पे लोगे ना रिजर्वेशन। हर जगह रिजर्वेशन थोड़ी लोगे। और अगर आपने पहले रिजर्वेशन ले लिया है तो फिर आप अपने कैटेगरी में ही जाओगे। ये लोग बोलते हैं जो इनका नुकसान इनको लगता है कि कहाँ हुआ है, तो वो बात। अच्छा, दूसरी चीज जो सरकार ने सीटें निकाली थी परसों, वो सर एक पॉलिटिकल स्टंट था सरकार का। एक OBC पिछड़ा वर्ग आयोग है और अनुसूचित वर्ग आयोग है ना, उसमें इन लोगों ने हमें पार्टी नहीं बनाया था। ठीक है सर। अच्छा, वहां पर चूंकि आयोग के बारे में हम नहीं बोल सकते, आयोग कोर्ट नहीं, उसमें आप पार्टी कैसे बन सकते हैं धर्मेंद्र? वो तो बैकवर्ड कमीशन है। हाँ, तो सर अगर सवर्ण आयोग होता तो हम भी लाके दिखा देते कि 8,700 सीटों का हमारा नुकसान हुआ। ओवरलैप आप कह रहे हैं कि सवर्ण आयोग भी होना चाहिए? बिल्कुल सर। हमारा सर, हम कोर्ट के सिवा और कहीं कुछ नहीं कर सकते हैं। यहां से तो देखिए ये मामला पूरी तरीके से पॉलिटिकल हो चुका है। यहां से पिन होता है जिसे भाई हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं। सभी लोग बोलते हैं कि हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। देश में एक तरीके से चल रहा है कि ये संविधान को नहीं मानते, हम लोगों के ऊपर आरोप लगाया जाता है। जबकि कभी आपने देखा होगा कि कभी सवर्ण बच्चों ने कभी धरना नहीं दिया। जब मामला सब जुडिस है तो हमें सरकार के ऊपर एक तरीके से धरना करने की क्या जरूरत है। लेकिन अच्छा, ये बताइए अब आपकी बात मुझे हमारे भी बच्ची लोग हैं, वो पॉलिटिक्स, आपकी बात समझ में आ गई मुझे। आप कह रहे हैं कि आप संविधान को मानने वाले लोग हैं और आप पर गलत आरोप लगता है। दूसरी बात आप ये कह रहे हैं कि एक आयोग आपका होता तो शायद आपकी बात भी सुनी जाती। अब आप मुझे ये बताइए कि सुप्रीम कोर्ट में मेरा ख्याल है कि सितंबर से शुरुआत से मामला है या अगस्त के आखिर से मामला है पिछले साल से?
और जी स्टे करने के बाद अभी तक सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई नहीं हुई है, और जितनी अपडेट मेरे पास है उसके मुताबिक आज भी तारीख पड़ गई है। ठीक कह रहा हूं मैं? जी 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 अब जी। आप मुझे ये बताइए मिश्रा जी कि ऐसे तो फिर मामला अब कुछ दिन में 6 महीने से ज्यादा हो गए। कौन है, सर कौन है इस फैक्टर तरीके के जिसकी मामले वजह की से ये सुनवाई, मामला नहीं सुना जा रहा है? सर इसमें तो पूरा रोल सरकार का है, सरकार मामले से भाग रही है मुझे जहां क्यों तक लग सरकार रहा है। मामले से क्यों भाग रही और है? अब दोनों पक्ष एक्टिव हैं, और सरकार के पास अब पता नहीं क्या है। अब भाई हम सरकार से कुछ कह नहीं सकते, आप लोगों के माध्यम से सरकार तक ये बात जानी चाहिए, और ये माननीय कोर्ट को भी होना चाहिए कि जहां पे बच्चों की भर्ती का सवाल है, जहां पर जो आरटी एजुकेशन एक्ट है कि छोटे बच्चों की क्वालिटी वाली शिक्षा होनी चाहिए, बेहतरीन शिक्षा हम्म होनी चाहिए, वहां पर उससे हम्म समझौता नहीं करना चाहिए। जो भी जज है वो मेरिट से फैसला दे, जिसका जल्दी से जल्दी समाधान हो। बस हम केवल अपील कर सकते हैं सर, हम माननीय मुख्यमंत्री जी से और माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से अपील मतलब कर आप ये सकते हैं आपके चाहते हैं माध्यम से कि इसकी धर्मेंद्र की सुनवाई इस करें। मामले की जल्दी से जल्दी सुनवाई हो, जी सर, इससे जल्दी से सर जल्दी हजारों मामला अभ्यर्थी डिसाइड हो। अफेक्टेड हैं। जी 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 बिल्कुल सर। अब आप ये यही मांग तो वो भी कर रहे हैं जो आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हैं कि ये मामला जल्दी से जल्दी डिसाइड किया जाए। यही मांग आप भी कर रहे हैं कि मामला जल्दी से जल्दी डिसाइड किया जाए। फिर कौन है जिसकी वजह से मामला जल्दी से जल्दी डिसाइड नहीं हो रहा है? और आप कह रहे हो नहीं सकता सर, है सरकार जो है। मेंशनिंग एप्लीकेशन लगाई जाती है सर, लिस्टिंग एप्लीकेशन लगाई जाती है, और वहां पे केस को मेंशन भी कराया जाता है। लेकिन ऑनरेबल हम्म, जजेस के पास में इतना बर्डन है सर कि वो सुनवाई जब तक हम लोग की आती है तब तक कोई ऐसा लंबा केस आ जाता है जिस वजह से सुनवाई नहीं होनी पाती। आज ही मेंशन किया गया था केस को, जज साहब ने कहा कि 2 वीक के बाद आइए, आफ्टर 2 वीक्स आइए। तो इस अच्छा, तरीके से हम लोग सब दिल्ली जाते हैं, काफी हताश हो जाते हैं, घर आना पड़ता है फिर, और कितने मतलब अभ्यर्थी पूरी हैं, तरीके से कितने परेशान है। पिटिशनर्स हैं इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में धर्मेंद्र? सर अनरिजर्व कैटेगरी में लगभग हम्म 800 800 से 900 के बीच में पेटिशनर्स हैं, बहुत सारी टीमें हैं। 800 से और लगभग 900 800 से अनरिजर्व 900। कैटेगरी के पिटिशनर्स हैं जिन्होंने हाई कोर्ट के जी फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। जी जी ओके, ऑल राइट। जी अब आप मुझे एक चीज बताइए धर्मेंद्र कि आप भी कह रहे हैं कि मामले को डिसाइड करना चाहिए, आप इस माध्यम से सरकार से अपील भी कर रहे हैं, आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी भी लगातार जो है वो ये बात कहते हैं कि इस मामले को डिसाइड किया जाए, उनके साथ अन्याय हुआ है, और जो भी है उनका जो 19,000 का जो उनकी मांग है उसको पूरा किया जाए। आप कह रहे हैं कि 73% ऑलरेडी रिजर्व कैटेगरी के लोग सिलेक्ट हो चुके हैं। ये आंकड़े जी तो मतलब मुझे भी विस्मित कर रहे हैं धर्मेंद्र। 73% रिजर्व जी कैटेगरी के लोग चयनित है इसमें। सर, सरकार ने आंकड़े दिए, केवल ओनली सर 69,000 भर्ती में केवल 20,301 टोटल, दोनों लिस्ट को मिला के सर। लगभग बाद में एक 6600 की लिस्ट और आई थी थर्ड काउंसलिंग की, उसमें टोटल 20,000 के आसपास जनरल बच्चे सेलेक्ट हैं। उसमें से मैं बता रहा हूँ लगभग 12,637 फ्रेश जनरल, फ्रेश अनरिजर्व कैंडिडेट लगा है, जनरल कैंडिडेट लगा है। हाँ, और बाकी सारे जो लगभग 7,000 समथिंग जनरल के बच्चे ऐसे लगे हुए हैं जो हैंडीकैप्ड है, या एक्स आर्मी है, या एक्स सर्विसमैन है, जो भी है वो मतलब हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के अनुसार उनकी नौकरी लगी हुई है, और बाकी सारे आरक्षित वर्ग के हैं सर। और इस तरीके से आरोप लगाना सर, हम देखिए पॉलिटिक्स हम नहीं खेलना चाहते इस मुद्दे में, ना किसी को कहना चाहे, सबका कोर्ट है, सबका अपना अपना अधिकार है। लेकिन हम भी कोर्ट में गए हैं, आशा और विश्वास के साथ गए हैं कि सुनवाई होगी, और एक दिन ये जरूर इस बात की जीत होगी कि हाँ 50% रिजर्वेशन से अबव नहीं होना चाहिए। माननीय सिंगल बेंच के जज ने 68 सीटों को इसलिए क्वेश्चन किया था कि रिजर्वेशन, उन्होंने क्वेश्चन किया था सरकार से कि आपने टेट में भी और एटीआरई में ओवरलैपिंग क्यों कराया, और आप ये सब सारी चीजें रिकॉर्ड में आपको भेज देते हैं कि सरकार ने वहां पे अपनी गलती मानी कि हमने इस बात का ख्याल नहीं रखा कि ओवरलैपिंग हो रहा है या नहीं हो रहा है। हमने इस बात का टेट में और एटीआरई दोनों पर जो सरकार ने दिया है एफिडेविट जो दिया अपना, वो हम लोगों के पक्ष में है। सरकार ने वहां पे अपनी ठीक है गलती मानी है सर। ठीक है। तो अब आपकी जी आखिरी डिमांड क्या है वो बताइए मुझे और हमारे दर्शकों को बताइए। सर, हमारी डिमांड ये है कि हमारे साथ जो लोग संघर्ष कर रहे हैं उन लोगों को
मतलब उन लोगों के लिए नौकरी का रास्ता प्रशस्त होना, किसी सरकार की किसी भी गलती की वजह से सरकार ने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जो इसमें बहुत सारी कमियां की हैं, उसकी वजह से हमारे छात्र, हमारे स्टूडेंट्स आज बाहर हैं, और जिनको नौकरी में होना चाहिए वो बाहर हैं, और जिनको बाहर होना चाहिए वो नौकरी में है। तो कृपया सरकार कम से कम ये तो करे, या तो मतलब इसमें ऐसा होना चाहिए कि हमारे जो स्टूडेंट हैं इनको कम से कम एकोमोडेशन किया जाए। याची लाभ की क्या पेटिशनर्स का मांग है? accommodation हो। याची लाभ की क्या मांग है? जी जी, रिजर्व कैटेगरी के बहुत सारे स्टूडेंट पेटिशनर्स, याची लाभ की मांग कर रहे हैं। जी उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है सर। पेटिशनर्स अगर एकोमोडेट हो जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, सभी लोगों की नौकरी लग जाएगी, तो फिर लड़ाई रही क्या जाएगी। ठीक है हम लोग तो धर्मेंद्र, रोजगार के आपने लिए जो है वो लड़ेंगे। जी ठीक है, आप कह रहे हैं कि अगर एकोमोडेट हो जाते हैं पेटिशनर्स तो इसमें सबका लाभ हो जाएगा और कोई लड़ाई नहीं रह जाएगी। धर्मेंद्र देखिए, आपने अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों का पक्ष रखा है। बहुत जरूरी है कि जो आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हैं उनकी बात भी सुनी जाए, तो उनकी बात भी मैं आगे सुनूंगा, लेकिन आज आपने यहाँ पर इस मंच पर अपनी बात रखी है। अब भाई ये जनता के ऊपर सर, है, लोगों के ऊपर है। हाँ एक चीज बताइए। मैं और आपको बता देना चाहता हूं सर, कि अनारक्षित मीन्स सारे अभ्यर्थी जो मेरिटोरियस हैं। हमारे साथ पवन यादव भी हैं जो हमारे साथ पेटिशनर बने हैं, उनका टेट में मतलब उन्होंने कहीं उम्र में भी लाभ नहीं लिया है, न फीस में मतलब छूट ली है। उन्होंने टेट में उनके 100 नंबर हैं और एटीआरई में 105 नंबर हैं, लेकिन वो आज इस भर्ती से बाहर हैं क्योंकि ओवरलैपिंग होने के कारण किसी ने उनकी सीट ले ली। मतलब अनारक्षित मीन्स हमारे साथ वो सारे अभ्यर्थी मौजूद हैं जो मेरिटोरियस हैं, जिन्हें नौकरी पानी थी लेकिन उन्हें नौकरी नहीं मिली ओवरलैपिंग की वजह से, अवैध ओवरलैपिंग की वजह कमाल की से। बात यह है धर्मेंद्र कि इसमें अनरिजर्व कैटेगरी के भी लोग हैं जो ये कहते हैं, मानते हैं, समझते हैं कि वो लोग नौकरी पा गए जिन्हें नौकरी नहीं पानी चाहिए थी। और कमाल की बात यह है कि अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के साथ आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी भी ऐसे हैं जिनको यही लगता है और उनका भी यह मानना है कि वो लोग नौकरी पा गए हैं जिन्हें नौकरी नहीं मिलनी चाहिए थी। ये कमाल की बात है। बहुत सारे बहरहाल लोग बहुत हैं। धन्यवाद। जी जी जी, आपने जी अपनी बात रखी, आपने अपनी बात बताने का प्रयास किया यहाँ पर। बहुत धन्यवाद आपका धर्मेंद्र, यहाँ पर बातचीत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।